अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ये नया भारत है। नया भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ता भी नहीं है। घर के अंदर घुस करके जवाब देगा, और यह भारत ने करके दिखाया है। और यही कारण है, देखिए, पहले आतंकवादी विस्फोट जगह जगह हो जाते थे। दिल्ली में हुए, अयोध्या में, काशी में, लखनऊ, वाराणसी, लखनऊ की आपकी अयोध्या की कचहरियों में हुए, गोरखपुर में विस्फोट हुए, मुंबई में विस्फोट हुए, देश की संसद पे हमला हुआ। ये सभी घटनाएं घटित हुई थी अलग अलग समय में। क्योंकि ट्रंप ने एक बात फिर से क्लियर कर दी बॉस। ट्रंप ने यूएसएड की फंडिंग की पूरी लिस्ट गिना दी कि किस देश को कितना पैसा गया है। ट्रंप ने कहा कि कंसोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत $486 मिलियन दिए जा रहे थे। इसमें से $21 मिलियन भारत में वोटर टर्नआउट के लिए दिए जा रहे थे। ये ट्रंप ने दोबारा दोहराया। तो जो लोग कह रहे हैं कि ट्रंप झूठे हैं, ट्रंप कंफ्यूज हैं, नहीं बॉस, वो आदमी ताल ठोक के बार बार कह रहा है कि ये पैसा भारत आया है। बांग्लादेश के सियासी हालात के लिए $29 मिलियन गए थे। नेपाल करे दोस्त ने वो काम किया है। बेचारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिड़गिड़ाते रह गए, लेकिन फिर भी ट्रंप ने पोल पट्टी खोल दी। कहने लगे, मैंने दोस्त मोदी को वोटिंग टर्नआउट बढ़ाने के लिए 21 मिलियन दिए हैं। And $21 million going to my friend Prime Minister Modi in India for voter turnout. कल तक भाजपा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 30 मार्च है, जुम्मा का दिन है। सॉरी 30 मार्च है, संडे का दिन है, और 9:15 बजे हुए हैं सुबह के। और आज ईद है, 2025 मार्च के महीने की आज ईद है। माशाल्लाह रमज़ान ख़त्म हो गया और पूरे रोज़े रखे अल्हम्दुलिल्लाह। और आज ईद है अरब में, तो मैं सारे मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह आपको ईद की खुशियाँ मुबारक हो, अल्लाह आपको खुश रखे और आपके रमज़ान के रोज़े कबूल करे अल्लाह ताला, और आपको उसकी जज़ाए खैर दे। और आप सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से। तमाम वो लोग हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में शायद कल ईद होगी, तो सभी मुसलमानों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हर मुसलमान के रोज़े कबूल करे और उनको बेहतरीन जज़ाए खैर दे। और आज ईद के दिन, चूँकि यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है, जैसे इंडिया में ईद मनाई जाती है वैसे यहाँ पर ऐसा नहीं है। सुबह उठे, गए, नमाज़ पढ़े ईद की, और ईद की नमाज़ पढ़ के घर आए, दोस्तों से गले मिले, ईद मुबारक किए, खाए पिए, थोड़ा नाश्ता किए, बस बात ख़त्म। सब अपने अपने कमरे में जाके सो जाते हैं। अब जिसको जागना है अकेले बैठा रहे बाहर, और हॉल में या नीचे जाए, घूमे टहरे, लेकिन रूम के अंदर हर कोई ईद की छुट्टी में सो जाता है। नमाज पढ़ के आया कि बस सो गया। अब ये कोई 12 बजे उठेगा, कोई 1 बजे उठेगा, कोई 11 बजे उठेगा, और उठ के अपने अपने घूमने फिरने के लिए निकल जाएंगे। बहरहाल ये यहाँ की ईद ऐसे ही है, और यही ईद है। तो मैं, चूँकि सब सो गए, मैंने सोचा चलो अपनी वीडियो बनाते हैं। तो मैं नाश्ता करके सबसे ईद मिल करके आ गया वापस। चलो भाई वीडियो बनाएंगे, थोड़ा 1-2 वीडियो बना के डाल देंगे। तो आज रमज़ान ख़त्म हो गया कल, और आज ईद है, तो मैंने आज से इंशाल्लाह शुरुआत कर रहा हूँ और सच बोलने की और सच लोगों तक पहुँचाने की। दरअसल हिंदुस्तान में बहुत प्रोपेगेंडा हो रहा है। मेरी वीडियो देखने वाले, सुनने वाले ज़रूर ये सोचते होंगे कि ये आदमी एक ही सब्जेक्ट पे बात करता है, बस इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और यूरोप, जंग। देखिए,
जंग जो होने वाली है वो मामूली जंग नहीं है, और जो गेम खेला जा रहा है, जो षड्यंत्र रचा गया है, जो प्लानिंग की गई है, वो कोई मामूली प्लान नहीं है। ये कयामत के करीब का वाकया है और ये बहुत जबरदस्त प्लान है, बहुत जबरदस्त षड्यंत्र है, बहुत बड़ा 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 तूफान आने वाला है। इसके लिए जिसको इल्म अल्लाह ने दिया है उसका तो फर्ज बनता है कि वो इल्म, वो ज्ञान लोगों तक पहुंचाए, लोगों समझाए। क्यों लोग प्रोपगंडा से, झूठ से, मक्कारी से, अपने प्लानिंग के मुताबिक लोगों को इतना अंधा कर देते हैं, इतना गुमराह कर देते हैं कि लोग इतने अक्लमंद तो होते नहीं, उनको इतना ज्ञान, इतना इल्म होता नहीं, वो समझ नहीं पाते और वो उनके जाल में फंस जाते हैं। तो वो बड़े अंधकार में जाके डूब मरते हैं। जाओ डूब मरो। तो लोग जो है ना अंधकार में है एकदम। जालिम कौमों ने ऐसा षड्यंत्र रचा है, ऐसे प्लानिंग किया हुआ है कि लोगों को अंधकार में डालकर वो अपना मकसद हासिल करना चाहते हैं। और बार बार मैं कह रहा हूं, उनका मकसद, सबसे बड़ा जो मकसद है इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी का है और उसको प्रमोट यूएस कर रहा है, और वो वन वर्ल्ड ऑर्डर कायम करना चाहते हैं। यानी दुनिया में एक हुकूमत हो और सारे धर्म मजहब सब खत्म करके दुनिया भर की औरतों को बिस्तर पे लाकर उनके साथ शराब और अय्याशी का काम किया जाए, और ताकत भी उन्हीं की रहेगी और वही दुनिया भर की औरतों को पकड़कर शराब अय्याशी की जिंदगी जिएंगे। लोगों के लिए भी दुकानें खोल देंगे, जाओ नौकरी करो, तनख्वाह लो और जिस औरत से चाहो उस औरत से सेक्स करो। सारी औरतों को नंगा करके बाजारू बना देंगे, बाजार में बिठा देंगे, बाजार खोल देंगे सबके लिए। तो अगर ऐसा हुआ तो लोग तो अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकेंगे और बुराई में डूब जाएंगे और सड़ सड़ के मरेंगे। मरने के बाद भी उनके लिए दोज़ख है फिर वो। और इसके अलावा जो फिलहाल जो तुम पर मुसीबत आने वाली है, वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो जंग होने वाली है, वो जंग बड़ी खतरनाक होगी, बड़ी खतरनाक होगी, बड़ी खतरनाक होगी। आपको दिखाई क्या दे रहा है कि यूरोप, यूएस, रूस, चाइना, ईरान, इजराइल, है ना, यही देख रहे हो आप। ये डिस्प्ले पे फिल्म लगाई गई है, ठीक उसी तरह जैसे हमारे हिंदुस्तानी भाई हिंदुस्तान में बॉलीवुड की फिल्म देखते हैं। हमारे टाइम का हीरो जो था, वो जैसे किसी भी टाइम का हीरो, जितेंद्र ले लो, धर्मेंद्र ले लो, गोविंदा ले लो, और आज के सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान और अक्षय कुमार और दीगर और अच्छे बड़े बड़े हीरो हैं, मैं सभी को कहता हूँ। तो ये जो है ना, फिल्मों में देखो हीरोइनों के साथ गाना गाते हैं, डांस करते हैं, लेकिन ये जो गाना गाते हैं ना, ये गाना इनका अपना नहीं होता। इनके पीछे पहले से एक सिंगर जो होते हैं, वो सिंगर डिपार्टमेंट, सॉन्ग डिपार्टमेंट के जो लिरिक डिपार्टमेंट, जो म्यूजिक डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, वो एक अच्छे सिंगर से गाना गवा करके, रिकॉर्डिंग करवा करके वो गाना प्ले करते हैं। उस पर ये सिर्फ हीरो हीरोइन एक्टिंग करते हैं। शूटिंग होती है, शॉट लिया जाता है, अच्छा आया तो कट, नहीं अच्छा आया तो ठीक, नहीं तो कट कट कट। ये तो आप सभी जानते हैं कि पर्दे पर जो हीरो हीरोइन डांस करते हैं, गाना गाते हैं, तो डांस तो उनका अपना होता है, वो भी उनको सिखाया जाता है, लेकिन वो जो गाना गाते हैं, हीरोइन गाना गाती है, वो दूसरे सिंगर का होता है। वो गाना कोई और गाया होता है, वो सिर्फ एक्टिंग करते हैं। यानी डिस्प्ले पे कुछ और हो रहा है, लेकिन वो जो कुछ हो रहा है उसके पीछे करने वाला कुछ कोई और है। ठीक इसी तरह जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, जो हम सबको दिखाई दे रहा है, जो हम सबको दिखाई दे रहा है, हम सबको क्या दिखाई दे रहा है इस वक्त? आज 30 मार्च है 2025। इससे पहले भी ये हफ्ते में, ये 15 दिन में, ये महीने में, ये 10-15 दिन में आपने बड़ी न्यूज़ें सुनी होंगी। रूस अमेरिका एक हो गया है, मैंने पिछले हफ्ते बनाया था, वीडियो डाला हूं। के बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान और इजराइल तनाव के बीच मिडिल ईस्ट से बहुत बड़ी खबर है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का सनसनीखेज ऐलान सामने आया है।
मिडिल ईस्ट में F-16 जंगी बेड़ा तैनात किया गया है। ये यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से औपचारिक आधिकारिक बयान आपके सामने। ये लेकिन हो गया है, रूस अमेरिका एक तरफ, यूक्रेन यूरोप एक तरफ। अब आपको बता देते हैं कि अगर यूरोप और रूस की जंग शुरू होती है तो दोनों की सैन्य ताकत कितनी है। शक ऐसा होगा, लेकिन हो गया है। रूस अमेरिका एक तरफ, यूक्रेन यूरोप एक तरफ। तो रूसी राष्ट्रपति का नया ऑफर मिल गया है। जी हाँ, रेयर अर्थ मिनरल को लेकर पुतिन ने ऑफर दे दिया है अमेरिका को। अमेरिका के साथ काम करने को हम तैयार हैं। व्लादिमीर पुतिन का ऑफर सिर्फ दुख ही दिया है, मैंने रूस को सिर्फ प्रतिबंध दिए हैं। लंदन में यूरोपियन यूनियन की बैठक से पहले एलोन मस्क का बड़ा बयान आ गया है। एलोन मस्क ने कहा है कि नेटो से निकल जाए अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र से भी निकल जाए अमेरिका। ये एलोन मस्क की तरफ से कहा जा रहा है। और ट्रंप ज़ेलेंस्की की वार्ता फेल होने के बाद, यूरोप की ज़ेलेंस्की के साथ नजदीकी बढ़ने के बाद जो संभावित परिणाम थे, उसमें एक बड़ा रिजल्ट यही है कि नाटो से जल्द बाहर हो सकता है अमेरिका। चीन ने किस तरह अमेरिका को जंग के लिए ललकारा और इस बात के मायने क्या हैं? चीन की ओर से अमेरिका को धमकी दी गई, उसकी बड़ी बात है। अगर अमेरिका जंग चाहता है तो चीन लड़ने को तैयार है, ये कहा गया है चीन की तरफ से। टैरिफ वॉर हो या कोई और युद्ध, चीन लड़ेगा। और आपको इसमें भी डालूंगा कि यूएस रूस एक हो गए, उनका साथ दे रहा है। यूएस रूस के साथ है, यूरोप अमेरिका अलग हो गए हैं और वगैरह 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 वगैरह। ईरान पे हमला कर देंगे, ये वो सब दिखाई दे रहा। आप भी इतने अनाड़ी नहीं हो, इतने बेवकूफ़ नहीं हो कि आप घर में बैठे हो, कुछ न कुछ न्यूज़ तो देख ही रहे होंगे। वर्ल्ड वॉर होने वाला है तो न्यूज़ों पर, खबरों पर नज़र रखो ताकि तुम कुछ समझ सको। और मेरी वीडियो देखेंगे तो कुछ जानकारी मुझसे ले लेंगे, तो आप जो न्यूज़ देखेंगे आप कुछ समझ सकेंगे। थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, इंतज़ार के साथ जब बदलाव होगा तब आप समझेंगे हाँ यार, बंदे ने तो पहले से बोल रखा था। तो अभी आप देखेंगे, अभी लेटेस्ट न्यूज़ मिली है, कल परसों मुझे न्यूज़ मिली है कि अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी है कि हम तुम्हें 2 महीना का टाइम देते हैं, हम तुम्हें 2 महीना का टाइम देते हैं। अगर तुमने अमेरिका से, अमेरिका के मर्जी के मुताबिक न्यूक्लियर का समझौता नहीं किया तो हम तुमको तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, तुम पर हमला करेंगे। यानी अमेरिका ईरान पे हमला करेगा। एक तरफ वो रूस से दोस्ती करके रूस को बहला रहा है, फुसला रहा है, मस्का मार रहा है, मक्खन लगा रहा है कि तुम ईरान का साथ न दो। दूसरी एक न्यूज़ ये भी मिली है कि उसने रूस को ये कह दिया है कि आप ईरान को इतनी ताकत ना दें, इतनी टेक्नोलॉजी ना दें, वहां तक ना जाने दें कि वो इजराइल को तबाह बर्बाद कर दे। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन ने फोन पर बात की, घंटों बात की, और डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया से कहा है, पुतिन से, कि ईरान कभी भी ऐसी स्थिति में और उस लेवल पर नहीं जाना चाहिए कि ईरान इतना ताकतवर हो कि वो इजराइल को ख़त्म कर सके। यानी इजराइल को ख़त्म करने की ताकत हासिल कर सकता है ईरान, इसका यही मतलब है ना। अगर डोनाल्ड ट्रंप व्लादिमीर पुतिन को मना रहे हैं कि ईरान को उस पावर तक मत पहुंचने देना कि वो इतनी ताकत हासिल कर ले कि वो इजराइल को मिटा दे, तो और अन्यथा पीछे से धमकी भी दिया होगा कि अगर आप ताकत दोगे तो फिर हम तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, हम तुमको भी छोड़ेंगे नहीं, तुमको बर्बाद करेंगे। तो जब ऐसी बात होती है तो लोग लाई छिपी करते हैं, मीठी मीठी बोल बोलते हैं। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप ने बोला होगा कि रूस, देखो तुम, वो मुसलमान हैं, अगर उनको ताकतवर बना दोगे तो कल तुम्हारे लिए भी खतरा हो जाएंगे। ये मुसलमान बड़े खराब होते हैं, तुमसे भी जहाद करेंगे, तुमको भी नुकसान पहुंचाएंगे, इनको टेक्नोलॉजी ताकत ना दो। तो ये डरा के, धमका के, प्यार से, मोहब्बत से, हर तरह से बात करके रूस को ये रोक रहे हैं कि आप ईरान को पावर ना दो, ईरान को टेक्नोलॉजी ना दो, ईरान को इतनी ताकत ना दो कि वो इजराइल को खत्म कर दे। लेकिन अमेरिका की पॉलिसी रूस नहीं जानता
कि किसी तरह, क्योंकि इस वक्त वो ईरान को दबाना चाहते हैं, ईरान उनके रास्ते का कांटा है। अब पूरे गल्फ पे कब्जा करने के लिए बड़ा मुश्किल है, ईरान रास्ते में कांटा बनना, तो अब ईरान को मार भी नहीं पा रहे हैं। ये ईरान पहली फुर्सत में इजराइल को तबाह कर देगा, इसलिए ईरान को मार भी नहीं पा रहे हैं। तो जलन हो रही है, बड़ी खटक हो रही है कि इसको क्या करें क्या करें क्या करें। दुनिया को लग रहा है कि अमेरिका भी ईरान पे हमला कर देगा, और अमेरिका रूस को मनाने में लगा, भैया तुम ईरान को इतना पावर मत दो, इतनी ताकत न दो, नहीं तो वो ईरान इजराइल को मार देगा। तो वो मनाने में लगा है, किसी तरह तोड़ मोड़ मरोड़ कर रहा है अमेरिका, और दुनिया को ये जाहिर कर रहा है, धमकी दे रहा है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और अपनी बड़ी ताकत गल्फ में बढ़ा रहा है, गल्फ के अरब सागर में बढ़ा रहा है। गल्फ में बहुत सारे ड्रोन और क्या क्या F-16 सब कुछ की खबर आ रही है कि अब वो लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन इसी 2025 में, जैसा कि मैं पहले से बोलते आया हूं, 2025 के एंड तक वो पूरे गल्फ में अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन अमेरिका कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, अगरचे वो ईरान पे हमला भी कर दिया तो कुछ उखाड़ नहीं सकता, लेकिन वो हमला नहीं करेगा। वो जानता है कि फिर हमारी तबाही बर्बादी शुरू हो जाएगी। उसने हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना है। देखो, इतनी धमकी दे रहा है कि अगर 2 महीने में तुमने अमेरिका के हिसाब से परमाणु पर फैसला नहीं माना, अमेरिका का कहना नहीं माना, समझौता नहीं किया, जैसा कि अमेरिका चाहता है वैसा नहीं किया, तो हम तुम पर हमला कर देंगे, तुम्हें मार देंगे, तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे। तरह तरह की धमकियां दी जा रही हैं ईरान को। लेकिन ईरान भी है कि वो अड़ा हुआ है अपनी जिद पर। अब क्या है, जीना है या मरना है? जिंदगी हमेशा के लिए तो नहीं है, मरना है, देखेंगे, चलो आ जाओ। तो दुनिया को ये लग रहा है कि अमेरिका भी ईरान पे हमला कर देगा। भाई साहब, ऐसा नहीं होगा। ये अमेरिका कभी भी ईरान पे हमला नहीं करेगा, बल्कि वो हिंदुस्तान को इस्तेमाल करेगा, क्योंकि प्लान के मुताबिक हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना है पाकिस्तान के लिए। तो यहां नया कुछ दिन पहले प्लान ये बनाया जा रहा है कि अगर हम हिंदुस्तान से ही ईरान को भी मार दें तो हमारा बहुत नुकसान होने से बच जाएगा। जैसा कि मैं 2015 से कह चुका हूं, 2015 में CID ब्रांच में जाकर मैंने तकरीबन 9:30 से 1:45 बजे तक, दोपहर को सुबह 9:30 बजे से 1:45 बजे दोपहर तक कंटिन्यूज लगातार मैंने ऑफिसर से बात की है। मुझे बुलाया गया था वहां पर इंटरव्यू के लिए, क्योंकि मैंने लेटर दिया था कमिश्नर ऑफिस में, मुंबई के कमिश्नर ऑफिस में लेटर दिया था। ये सब उनको ज्ञान दिया था, बताया था कि आगे चलकर ऐसा होने वाला है। तो उन्होंने मुझे बुलाया था SBI CID ब्रांच में। तो 9:30 बजे से 1:45 बजे तक मैंने घड़ी देखा, टाइम एक्यूरेट हमारी बातचीत हुई। और वो ऑफिसर जो मुझसे बात कर रहे थे, मैं समझता हूँ कि एक अच्छे ऑफिसर थे वो कभी चाय पीने के लिए भी नहीं गए, कभी बाथरूम पेशाब करने के लिए भी नहीं गए, कभी फोन पे भी कांटेक्ट नहीं किया किसी से, कहीं भी अपने आप को बिजी नहीं किया, डायरेक्ट वो मुझसे कंटिन्यूस बात करते रहे। एक बीच में 2 मिनट के लिए भी उन्होंने गैप नहीं लिया, ना उठकर कुर्सी से इधर उधर गए, ना किसी और से कोई गुफ्तगू की। वो सिर्फ उन्होंने मुझसे बात की 9:30 बजे से 1:45 बजे तक एक्यूरेट, और 9:15 बजे से वो कुर्सी पर बैठ गए थे, और 15 मिनट वो मुझे देखते रहे कि ये बंदा है कौन, मुझे जानते पहचानते परखते रहे उनके इल्म के मुताबिक। हालांकि मैंने उन्हें देखा कि वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे ये नहीं बताया गया था कि मुझसे जो ऑफिसर बात करने वाला है वो यही ऑफिसर है। 2 ऑफिसर आके बैठ गए थे, लेकिन जैसे और दूसरे ऑफिसर बैठे थे मेरे पास, तो मैं भी ऐसे ही बैठा था, लेकिन किसी ने मुझसे कोई बात नहीं किया। 9:15 बजे वो बैठ गए थे, लेकिन उन्होंने फिर 9:30 बजे बात करना स्टार्ट किया, कंटिन्यूस 1:45 बजे तक, 12:45 तक वो करेक्ट बात करते रहे। और 1 मिनट के लिए कहीं उठ कर गए नहीं, ना फोन पर बिजी हुए, ना चाय पीने, ना पेशाब करने, कहीं नहीं गए। और मैं उनको इस बारे में समझाता रहा कि दुश्मन की प्लानिंग है, वो हिंदुस्तान से ईरान को मारेंगे और हिंदुस्तान के जरिए पाकिस्तान को मारेंगे, क्योंकि उनको गल्फ के, अरब के पेट्रोल पे कब्जा करना है।
ये बात मैंने उनको समझाई थी और 2015 में लेटर दिया था और बहुत सारे पुलिस स्टेशन में और हर पार्टी में तकरीबन आरएसएस, बीजेपी, शिवसेना, एमएनएस, ये सारे पार्टियों में ले जाके मैंने वही लेटर दिया था जो लेटर मैं मेरा कमिश्नर ऑफिस में गया था और एसबीआई सीआईडी ब्रांच में गया था। वही लेटर कॉपी करके सब जगह मैंने दिया था कि कोई तो होश में आए और हिंदुस्तान बचाए। तो वो प्लानिंग पहले से है और मैंने पहले से भी आगाह किया और अभी भी मैं अपनी उसी बात पर कायम हूं और पूरे हिंदुस्तान को कहता हूं कि अब वो वक्त आ गया है जब वो हिंदुस्तान को इस्तेमाल करने वाले हैं। अब जो है दुनिया देख रही है कि अमेरिका पूरी ताकत के साथ ईरान पर डटा हुआ है कि ईरान को मारूंगा 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 मारूंगा, लेकिन मारेगा नहीं, वो हिंदुस्तान से मरवाएगा। इसीलिए हिंदुस्तान को इस्तेमाल करने के लिए पहले से प्लान था, तो उस प्लान के मुताबिक हम हिंदुस्तान को इस्तेमाल कर सके। इसके लिए हिंदुस्तान में 2006 से खुल्ला हिंदुस्तान के साथ साजिश की गई। हिंदुस्तान को इस्तेमाल करने की वो तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए गए। दुनिया पूरे हिंदुस्तान के मैं हिंदुओं से कहूंगा कि आप 2006 से हिंदुस्तान में गौर करो। 2006 में जो हुआ मैं वो नहीं बताऊंगा। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि 2004 में मुझे निशानी मिल गई थी और मैं 2004 की निशानी जो मिली थी वो मैं 2002 से उस निशानी का इंतजार कर रहा था। मैं 2002 से इंतजार कर रहा था तो 2004 में निशानी मिली, 2006 में निशानी मिली, सॉरी 2006 में निशानी मिली। 4 साल मैंने इंतजार किया था, यानी 2002 में मुझे ज्ञान दिया गया था, बताया गया था, उसका इंतजार मैंने 4 साल किए और उसकी निशानी मुझे 2006 में मिली। तो 2002 में बताया गया था, 2006 में निशानी मिली, तो 4 साल दरमियान का मुझे इंतजार करना पड़ा बड़ी बेकरारी के साथ और मैंने बड़े न्यूज़ में वक्त ज़ाया किया 4 साल, तब जाके मुझे ये न्यूज़ मिली कि जो कुछ मुझे बताया गया था वो सही है। जैसे कि पिछली वीडियो में मैं बोल चुका हूँ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग होगी जिसे गज़वे हिंद कहते हैं। 2006 में जो कुछ हुआ, जो मुझे निशानी मिली, अगर पूरा हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान के गौर करेंगे तो उन्हें उसकी निशानी मालूम हो जाएगी कि 2000 में ऐसा क्या हुआ था जिससे मैंने समझ लिया कि ये गज़वे हिंद की निशानी है। तो इसका जिक्र अभी तक मैंने नहीं किया है, इसको राज में रखा है। तुम भी कुछ सोचो, दिमाग चलाओ कि 2006 में क्या हुआ था हिंदुस्तान में। फिर दोस्त वो उतना काफी नहीं था, इसलिए मुझे और इंतजार करना पड़ा कि इसकी बदबू आएगी तो मुझे ज्यादा सूंघना नहीं पड़ेगा क्योंकि 2006 में सिर्फ निशानी मिली थी, गंदगी वाली बदबू बहुत कम मिली थी। जब मैं समझ लिया था कि अब गंदगी सब होगी, गंदगी की बदबू आएगी, अब वैसे हुआ, धूम धड़ाका होगा, धूम 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 होगा। तो जाके 2008 में हुआ था, मुझे 2 साल और इंतजार करना पड़ा था। 2000 और इंतजार करने के 2 साल यार, 2000 नहीं, 2 साल और इंतजार करने के बाद फिर मुझे वो गंदगी का धड़ाम 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 सुनने को मिला। बेंगलोर में 25 जगह सीरियल धम धम हुआ था। तो पटाखे कुछ फूटे थे धड़ाम धड़ाम, शादी वाले 2.5 किलो के कचरे के डब्बे में। क्यों? हर जगह हिंदू है ना, धमाका करो, हिंदू का दिल दहल जाएगा। और कौन कर रहा है? मुसलमान। अरे ससुरा मुसलमान कर रहा है तो मुसलमान, हिंदुओं के दिल में मुसलमानों के लिए नफरत पैदा करनी थी, इसलिए ऐसा किया गया। मैं तकरीबन ड्यूटी पे से आया था तो मैं शाम तक न्यूज़ पे बैठा था। मैं यार कुछ किसी की मरने की तो खबर मिले, लेकिन किसी की मरने की खबर नहीं मिली। जहां देखो वहां फालतू जगह धम धम किए। और जो बड़ा पीस था उसको बोले यार इसको फोड़ेंगे तो बहुत लोग मरेंगे, तुम पुलिस वालों इसको कंट्रोल कर लो। फिर वो दिखाया गया, फिर उसको न्यूज़ में दिखाया गया। न्यूज़ में ऐसा हंगामा किया, इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, इतना बड़ा था। अगर ये कुछ हो जाता तो कितने लोग मरते, धड़ाम धड़ाम हो जाता। ओए ये हिंदुस्तानी
इस्लामी मुजाहिद, हिंदुस्तानी इस्लामी मुजाहिद का सत्यानाश कर दिए, मुसलमानों का नाम खराब कर दिए और हिंदुओं के दिल में मुसलमानों के लिए नफरत पैदा की। 2008 में बेंगलोर से उन्होंने शुरू किया, लेकिन ये धमाका करने से पहले एक अनमोल गंदगी है जिसको आपने ध्यान नहीं दिया होगा। 2008 में ही इसी बेंगलोर से एक हफ्ता पहले हमारे हिंदुस्तान में पॉलिटिकल दुनिया में 12 करोड़ में विधायक को खरीदा गया था। अगर जो कोई भी जानता होगा इस बात को याद करो कि 2008 में 12 करोड़ में विधायकों को खरीदा गया था। क्यों? मैं न्यूज़ में देखा, मुलायम सिंह अपनी गाड़ी में सूटकेस में भर के लेके जा रहे थे। न्यूज़ वालों ने यह भी बताया कि इसमें करोड़ों रुपया भरा हुआ है विधायकों को खरीदने के लिए, और इलाहाबाद के अतीक साहब को 12 करोड़ देकर खरीदा गया था सरकार मजबूत करने के लिए। इसके बारे में मैं पिछली वीडियो में बोल चुका हूं, फिर से अब अगली बार बोलूंगा। लेकिन यहां पर आदित्यनाथ योगी जी ने कुछ बोला है तो मैंने उनके लफ्ज को कोट करूंगा, यहां पर आपको दिखाऊंगा अगले वीडियो में। उनके लफ्ज को बता करके फिर मैं उन पर कुछ कमेंट करूंगा। बड़ी हाँकते हैं लंबी, लेकिन मेरी नजर में तो तुच्छ हैं वो, तुच्छ, हिंदू में तुच्छ कहते हैं, बहुत ही तुच्छ, छोटे किस्म के, घटिया किस्म के लोग हैं। तो ये खुद अधर्मी हैं, बुलडोजर बाबा खुद अधर्मी है, और वो जो है वो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हैं। तो मैं अगले वीडियो में बोलता हूं, जरा सुने। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतो, ऐ जर्देलो, ऐ हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ऐ बेगैरत हुक्मरानो, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतो, ऐ जर्देलो, ऐ हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो,